स्वागत है आपका राष्ट्रीय अकेडमी के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले होती है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इनकी डेफिनेशन है जो सीधे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती है, मतलब जो आर्टिकल के रूप में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको हम संवैधानिक निकाय बोलते हैं। और ये टोटल 12 है जो हमारे संविधान के अंदर वर्णित है। देखिए इनके फीचर्स क्या क्या हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है इनको, बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होती है। इनको बदलना और हटाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये संविधान के अंदर आर्टिकल के रूप में दर्ज है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी है। यूपीएससी है जैसे आर्टिकल 315 के अंदर, इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324 के अंदर, और फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के अंदर। ऐसे ही दूसरा होता है वैधानिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडीज़। इनकी डेफिनेशन होती है जो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून या एक्ट से बनी होती है, उनको हम वैधानिक निकाय बोलते हैं। ये कुछ फिक्स नहीं है, ये कई बार कुछ कानून ऐसे होते हैं जो बनाए भी जा सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो उनको हम वैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते, ये पार्लियामेंट लॉ बनाकर बनाती है, मतलब जो पार्लियामेंट होती है वो इनको बनाती है और वही इनको बदल सकती है। ज़रूरत पड़ने पर इन्हें आसानी से बदला भी जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से हैं। NHRC प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये 1993 में आया था। फिर है NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के। उसके बाद तीसरा होता है गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में होती है और ना ही किसी स्पेसिफिक लॉ से बल्कि गवर्नमेंट डिसीजन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं। ये ना ही कोई एक्ट के द्वारा पारित होती हैं और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। ये गवर्नमेंट के डिसीजन के अकॉर्डिंग बनती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बनती हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जल्दी बनाया या हटाए जा सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग या एडवाइजरी रोल का ये काम करते हैं। एग्जाम्पल हो गया नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये सारे क्या हैं, गैर संवैधानिक निकाय है और इनकी भी कोई परमानेंट नंबर कोई नहीं है। ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब इनको हम बना भी सकते हैं और जल्द से जल्द हटा भी सकते हैं। ये गवर्नमेंट डिसीजन के ऊपर बनते हैं, जो वर्तमान में गवर्नमेंट होगी उसके डिसीजन पे ये बनते हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो ये आर्टिकल 79 के अंदर आता है। और पार्लियामेंट का मतलब है प्रेसिडेंट, जो हमारा राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसको भारतीय संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट। जैसे राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, बिना अप्रूवल कोई बिल पास नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बिना कोई भी बिल हम नहीं लेके आ सकते। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा की। सभा का जो वर्णन है संविधान के अंदर वो आर्टिकल 81 के अंदर है। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं। इसको निम्न सदन बोला जाता है। हम स्ट्रेंथ इसकी 552 है, पर वर्तमान में 543 इलेक्टेड सदस्य है लोकसभा के अंदर, और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इंपॉर्टेंट मनी बिल, जो मनी बिल होता है वो सिर्फ यही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर ही लाया जा सकता है। गवर्नमेंट इसी के प्रति जिम्मेवार होती है। जो हमारा मंत्री परिषद बना होता है, जो भी वर्तमान में सरकार में जो पार्टी है वो इसी के प्रति जिम्मेवार है, लोकसभा के। और इसके स्पीकर है, मीन्स इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट है राज्यसभा। राज्यसभा आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 79, ये याद रखने 79, 80 और 81। राज्यसभा 80 के आर्टिकल 80 के अंतर्गत आती है। इसको अपर हाउस या फिर उच्च सदन भी बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं इसके वो 250 होते हैं और वर्तमान में 245 हैं। पार्लियामेंट हाउस कभी डिसॉल्व नहीं होती, मतलब राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और इसमें हर साल 1/3 मेंबर इससे रिटायर होते रहते हैं। और ये दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं राज्यसभा के लिए। जो ये 1/3 मेंबर इससे रिटायर हुए हैं बाद में दोबारा भी इलेक्ट हो सकते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट ही इसका चेयरमैन होता है। अभी वर्तमान में जो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, वो जगदीप धनखड़ है। इनका नाम आपने याद रखना है। और संसद के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। लॉ मेकिंग मतलब कानून बनाना, बिल पास करना, फाइनेंशियल कंट्रोल बजट पास करना, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, और कोई भी अमेंडमेंट पावर या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव है तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है। ये आपने याद रखना है।
अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। उसके आर्टिकल देखेंगे, काम देखेंगे और उनका जो हेड है, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनकी बात करेंगे। देखिए ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अभी वर्तमान में 12 है। सबसे पहली है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। ये आर्टिकल 315 से 323 के अंदर दी हुई है और इसका काम क्या होता है, ऑल इंडियन सर्विस, जो आईएएस आईपीएस की जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी के अंदर होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अंदर। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन, ये आपने याद रखना है। और आर्टिकल 315 से 323। नेक्स्ट होता है राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी। आर्टिकल 315 से 323 के अंदर ही ये भी आता है और ये इसके अंदर स्टेट लेवल की जो जॉब्स होती हैं उनके बारे में बात की जाती है, जो एचसीएस या फिर एचपीएस होते हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर उनकी भर्तियां ये राज्य लोक सेवा आयोग कराता है। और इसके अध्यक्ष राज्य के अनुसार अलग अलग होते हैं, मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। आपने कमेंट करके बताना है अपने राज्य का कि आपके राज्य के अंदर, जैसे हरियाणा के अंदर बताना है कौन अभी अध्यक्ष है राज्य लोक सेवा आयोग का। नेक्स्ट है तीसरा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल 324 के अंदर आता है, आर्टिकल 324। और इसका काम होता है चुनाव कराना, मोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त भी है वर्तमान में राजीव कुमार, ये भी याद रखने हैं। चौथा है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये आता है और इसका काम होता है केंद्र और राज्य के बीच धन का बंटवारा करना, आर्टिकल 280। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, ये याद रखना है। और ये नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जो आर्टिकल 148 के अंदर आता है और ये सरकारी खर्च का ऑडिट करता है, मतलब जितना भी सरकारी खर्च हुआ है उसके बारे लेखा जोखा ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इसके अभी हेड हैं वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 76 के अंदर आता है, केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार इसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये है आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन, इनका नाम आपने याद रखना है, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है 7वें नंबर पे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, इसको बोलते हैं राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार। जैसे अटॉर्नी जनरल था भारत सरकार का कानूनी सलाहकार या केंद्र सरकार का, अगर राज्य सरकार की बात करें उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये आर्टिकल 165 के अंदर ये आता है और ये हर राज्य के अनुसार अलग अलग महाधिवक्ता वहाँ का हो सकता है। नेक्स्ट है 8वें नंबर पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग, NCSC, मीन्स इसके अंदर अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करता है, एससी के अधिकारों की। और ये आर्टिकल 338 के अंदर आता है। इसके अध्यक्ष है किशोर मकवाना वर्तमान में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST। NCSC था और ऐसे ही NCST है और ऐसे ही NCBC भी आएगा आगे। ये 338A के अंदर है, ये ST के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC। ये आपने याद रखना है 338B के अंदर, ये OBC से जुड़ी समस्याओं के बारे में काम करता है। इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेक्स्ट है अंतर्जातीय परिषद, मतलब इंटर स्टेट काउंसिल, जो राज्यों के बीच विवाद उनको सुलझाने का काम करता है और ये आर्टिकल 263 के अंदर आता है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आधिकारिक भाषा आयोग, आर्टिकल 344 के अंदर आता है। ये इसका काम होता है राजभाषा हिंदी या इंग्लिश पर सुझाव देना। इसके अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। ये 12 आपने याद रखने हैं। ये 12 के 12 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ध्यान रखनी है आपने। एक बार क्विक रिवीजन के लिए देख लीजिए। देखिए सबसे पहली थी यूपीएससी 315 से 323, एसपीएससी 315 से 323, इलेक्शन कमीशन 324 के अंदर, फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर, कैग 148, अटॉर्नी जनरल 76 के अंदर, एडवोकेट जनरल 165 के अंदर, NCSC 338, NCST 338 है, NCBC 338B, इंटर स्टेट काउंसिल 263 और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन 344। ये 12 हमारी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमें याद रखना है। देखिए अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की, तो इसके अंदर कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने टोटल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाकर बनाए जाते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। वैधानिक निकाय इनको हम हिंदी में बोलते हैं, वैधानिक निकाय। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कितनी थी, 12 थी। अभी वैधानिक का कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। ये एक्ट के तौर पे याद रखने हैं। सबसे पहले है NHRC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 19
93 के अंदर ये बना था। इसका काम है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रदान करना या ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। एग्जाम्पल, कस्टोडियल डेथ हो, पुलिस के कस्टडी में अगर डेथ हो जाती है तो ये ह्यूमन राइट्स का मामला बन जाता है, तो ये ह्यूमन राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये एक्ट 1990 के अंदर आया था। इसके अंदर वुमेन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। इसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। जैसे डोवरी, हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस के जो ये इसके एग्जाम्पल हैं, इन केसेस के अंदर NCW काम करती है। नेक्स्ट है NCM, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। मतलब माइनॉरिटीज़ का अगर कोई खतरा, माइनॉरिटीज़ राइट और उनके प्रोटेक्शन का काम करती है। ये एक्ट आया था 1992 के अंदर। इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और एग्जाम्पल है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट जितनी भी होती हैं, अगर किसी के साथ धार्मिक उनके धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वो NCM से मदद ले सकते हैं। मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, उनके लिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनी हुई है। 1992 में ये बनी थी। नेक्स्ट है CVC। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। जो ये एक्ट आया था 2003 के अंदर, एंटी करप्शन बॉडी। इसके अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एग्जाम, गवर्नमेंट ऑफिसर करप्शन इंक्वायरी। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन करता पाया गया तो उसके खिलाफ विजिलेंस वाले कार्रवाई करते हैं। तो इसके अध्यक्ष होने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ये आया था 2003 के अंदर। नेक्स्ट है लोकपाल। लोकपाल 2013 के अंदर आया था। ये हाई लेवल करप्शन इंक्वायरी है। AM खानविलकर इसके अध्यक्ष हैं। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट करप्शन का अगर कोई कंप्लेन आती है तो उसको कौन देखता है? लोकपाल। नेक्स्ट है CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये RTI एक्ट के द्वारा है। RTI एक्ट 2005 में जो आया था, इसमें RTI की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात की गई है। मतलब अगर आपने कोई RTI डाली है और उसकी कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसके खिलाफ आप इसमें इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हो। इसके मुख्य आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। एग्जाम्पल, RTI अपील सुनना, जो भी आपके RTI के द्वारा आप अपील करते हैं वो ये देखते हैं। नेक्स्ट है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर आप प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ कौन उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और ये एक्ट आया था 2010 के अंदर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ये काम करते हैं। अध्यक्ष इसके प्रकाश श्रीवास्तव। एग्जाम्पल, पोल्यूशन फाइन, इन्वायरमेंटल केसेस को ये देखते हैं। नेक्स्ट है RBI। इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्ट 1934 में आया था। मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी हैं वो सारी कौन देखता है? RBI। और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। एग्जाम्पल, रेपो रेट, इन्फ्लेशन कंट्रोल को ये देखते हैं। मतलब महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है SEBI। फुल फॉर्म है इसकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो स्टॉक मार्केट, और ये एक्ट आया था 1992 में। और जो इसका काम क्या है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन करना। और इसके चेयरपर्सन है मधुबाई पुरी बुच। एग्जाम्पल है इसके इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। नेक्स्ट है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट 1999 के अंदर आया है। इसका काम है इंश्योरेंस रेगुलेशन को देखना। और चेयरपर्सन है देबीश पांडा। एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करना। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कंट्रोल करना। ये सारे 10 के 10 हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मतलब वैधानिक निकाय के अंदर ये आते हैं। तीसरा हमारा बचा हुआ है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसको भी हम देखेंगे। देखिए, अब सेकंड हम बात करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सबसे पहली है इसके अंदर दो। देखो, ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनती है और ना ही किसी एक्ट या गवर्नमेंट ऑर्डर से बनती है। तो ये जो वर्तमान में गवर्नमेंट होती है उसके ऑर्डर से बनती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। सबसे पहली है नीति आयोग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब इसका काम क्या है? नीतियाँ बनाना और डेवलपमेंट प्लानिंग करना। ये सारे काम किसके हैं? नीति आयोग के। और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। उदाहरण, राज्यों के साथ पॉलिसी प्लानिंग, SDG गोल्स इम्प्लांट करना, ये इनके काम है। दूसरी है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। और इसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी। उदाहरण, 5 ईयर के जो प्लान है ये इनको अप्रूव करता है NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है नीति आयोग संचालन परिषद, गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति आयोग। राज्यों के CM के साथ कोऑर्डिनेशन करना। मतलब अलग अलग राज्यों के अलग अलग CM हैं, उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, ये किसका काम है? नीति आयोग संचालन परिषद का।
और इसके हेड नरेंद्र मोदी हैं। उदाहरण राज्यों के डेवलपमेंट इशू पर बैठक करना। नेक्स्ट है आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM, फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इसका काम है PM को इकोनॉमिक एडवाइस देना। और इसके अध्यक्ष हैं विवेक देबरॉय। उदाहरण है इसके GDP इन्फ्लेशन पर सलाह देना। मतलब आर्थिक सलाहकार परिषद है ये, इसका काम PM को इकोनॉमिक एडवाइस देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग। काम इसका है सुरक्षा और रक्षा से जुड़े जितने भी कार्य है ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती है। हेड इसके नरेंद्र मोदी हैं। उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाना। नेक्स्ट है हमारी छठी कैबिनेट समिति। इनके काम क्या होते हैं? स्पेसिफिक पॉलिसी डिसीजन लेना। इनके भी हेड कौन है? नरेंद्र मोदी। उदाहरण सुरक्षा आर्थिक मामलों पर निर्णय। ये जितनी भी हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं ये सभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ये बनाई जाती है। मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बनाई जाती हैं और इनको जल्दी ही बनाया जा सकता है और जल्दी ही इनको हटाया भी जा सकता है। और इन सभी के वर्तमान में जो हेड होते हैं वो हमारे PM होते हैं। अभी वर्तमान में PM है श्री नरेंद्र मोदी। तो इन सभी के जो हेड हैं वो नरेंद्र मोदी है। मतलब जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे HSSC के एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यकाल का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग किसके बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 324 के अंदर। यह क्वेश्चन आया हुआ है HSSC CET 2024 के अंदर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मैंने अभी आपको बताया था ये कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पूरा रूप क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ऑप्शन A। और ये इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 और इसको पहला नाम क्या था? योजना आयोग इसका नाम था। और इसको प्रमुख नीति के संबंध थिंक टैंक के रूप में भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी। ये 14वें की बात की गई है तो YV रेड्डी थी। और 15वें की बात करें तो NK सिंह थे। कौन? NK सिंह 15वें। और 16वें कौन है? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। 14वें की बात की है YV रेड्डी। नेक्स्ट है वित्त आयोग क्या करता है? पंचवर्षीय योजना बनाता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो आंसर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष इनमें से बताना है। तो वर्तमान CEO इसके VR सुब्रमण्यम है, ये आपने याद रखना है, सिंपल। इनमें इसका किसी का नाम नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अभी मैंने ऊपर बताया NK सिंह को, ऑप्शन A। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन C। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है, तो ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। अभी आपने कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर, स्टैट्यूटरी के अंदर, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर। ये आपने बताना है इन तीनों में से। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ? तो ये योजना आयोग के स्थान पर कार्यरत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? तो स्त्री शिक्षा से रिलेटेड जो कमीशन थी ये हंटर कमीशन थी, इनकी सिफारिश की गई थी। वर्ष 1982 में ब्रिटिश सरकार ने WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसका कार्य वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग ने प्राथमिक एवं महिला शिक्षा पर व्यापक सिफारिशें की थी। कौन सी थी? हंटर कमीशन, याद रखनी है, स्त्री शिक्षा से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी पर योजना प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो एक गिरधर मालवीय समिति का गठन किया गया था।
और ये 21 जुलाई 2016 में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक 2017 शीर्षक में मसौदा विधेयक प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, अरविंद पनगड़िया क्या है? ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, अरविंद पनगड़िया, 16 नंबर के, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये वर्ष 1955 में प्रस्तुत की गई थी, फजल अली आयोग। इसके अंदर क्या था? यह गठन 1953 में विभिन्न राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। इनके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कंजूरू और सरदार KM पणिकर थे। ये भी आपने ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मैंने बताई थी आपको 1993 के अंदर हुई थी। और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश होने चाहिए, उनको ही मानवाधिकार आयोग का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है? तो भारत में वोट करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। चुनाव आयुक्त को डैश के द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो मैंने बताया था आपको 315 से 323, आर्टिकल 315। वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता, तो चुनावों की अधिसूचना जारी करना ये भी करते हैं वो, चुनावी नामावली तैयार करना ये भी चुनाव आयोग का काम है, अभ्यर्थियों का नामांकन ये नहीं होता, नमूना आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता भी चुनाव आयोग ही लगाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभ्यर्थियों का नामांकन इनका काम नहीं है, बल्कि नामांकन को ये स्वीकार करता है और उनकी जांच करता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमने बात की थी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन है। ये पहले थे जब ये 2021 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, अभी वर्तमान में प्रीति सूदन है, श्रीमती प्रीति सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयुक्त किस आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? वित्त मंत्री को, संसद को, योजना आयोग या राष्ट्रपति को? तो ये राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें सौंपता है, ऑप्शन डी। किसको? राष्ट्रपति को। और यह वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र प्रयोग में लाए गए? तो 1962 के अंदर। और पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1951 और 52 के अंदर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम आम चुनाव, ये वही मैंने अभी बताया, तो ये ऑप्शन ए 1951-52 में हुए थे। नेक्स्ट है भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ? तो ये 1982 के अंदर हुआ था। और ये सबसे पहले केरल के अंदर हुआ था। केरल के उत्तरी पारापुर विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में प्रत्येक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान की पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक या वोटिंग मशीन मतलब EVM के द्वारा संपन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वह राष्ट्रीय राजनीतिक पक्ष होता है जिसे निम्न में से कुल डाले गए वोट का 4% प्राप्त होता है? तो ये 4 या अधिक राज्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता जंक्शन का संबंध है मतदाताओं की जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए एक नए रेलवे स्टेशन का नाम, दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष पोलिंग बूथ, या फिर पोस्टल बेल्ट को संभालने हेतु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। मीन्स मतदाता जंक्शन की बात की गई है, तो ये लोगों को मोटिवेट करते हैं वोट डालने के लिए। नेक्स्ट है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ये ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र प्रावधान करता है, तय करता है स्वतंत्र चुनाव का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन से संबंधित है 324, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। यह हलफनामे का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मृत्यु या किसी सदस्य के इस्तीफा के कारण रिक्ति को भरने के लिए केवल एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हो सकता है, उसे कहते हैं बाई इलेक्शन। ऑप्शन सी। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, तो उस रिक्ति को भरने के लिए बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ। तो ये थे क्वेश्चन हमारे, जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने देखे इस वीडियो के अंदर। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।